8% का विक्स इसलिए टूटा है क्योंकि एक ट्रिगर जो था धीरे धीरे करके मार्केट्स के अंदर वो मार्केट्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रहा है। वो ट्रिगर था कि यूएस के प्रेसिडेंट कौन होंगे। कांटे की टक्कर चल रही थी। बाकायदा जो टेलीविजन्स के रुझान थे वो भी नहीं बता पा रहे थे कि आखिरकार होगा क्या। धीरे धीरे जब काउंटिंग स्टार्ट्स हुई, चीज़ें सामने आने लगी, तब पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा मार्जिन से जीत जाएंगे। आज 11 बजे तक भी सेंस ऑफ कन्फ्यूजन थी, लेकिन 11 बजे के बाद आप देखेंगे मार्केट के अंदर क्लियर पिक्चर आने लगी। ट्रंप लीडरशिप के तौर पर आगे आ गए और उसके बाद 270 का जो जादुई आंकड़ा जिसको हम नंबर्स कहते हैं, मेजॉरिटी नंबर्स, वो आ गया। सीनेट में तो 1 घंटे पहले ही उनकी विक्ट्री हो गई थी। तो मार्केट को ये समझ में आया कि जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्रोथ को लेकर इकोनॉमी के अंदर अब काम होगा। देखिए, प्रेसिडेंट को बनने में अभी 3 महीने और लगेंगे। जनवरी में उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है। उसके बाद कोई ठोस फैसले लिए जाएंगे जो कि पॉलिसी फ्रेमवर्क के होंगे। लेकिन मार्केट ये बात समझता है कि जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं उनका नेचर क्या है। उनका नेचर इमिग्रेशन को चेकआउट करना है। उनका नेचर थोड़े टैक्सेस में चेंजेस करना होगा। उनका नेचर प्रो इंडिया एंटी चाइना होगा। हो सकता है ऐसा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट रिजीम वाली चीज़ें कंटिन्यू ना भी हों, कुछ चेंजेस भी आप देखें मिस्टर ट्रंप में। बट द थिंग इज डेट जो पुरानी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशंस हो रही हैं, 6-7 सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल, लेदर, ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जिससे मार्केट का अपने तरीके से कैलकुलेशंस कर रहा है। आईटी को लेकर काफ़ी बुलिशनेस आज मार्केट के अंदर। अगर आप निफ्टी आईटी दिखाएंगे तो उसने आज ना केवल निफ्टी को स्ट्रेंथ दी, बल्कि एक मैसेज भी क्लियर किया है कि वो ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी से ज़्यादा डरेंगे नहीं, बल्कि ग्रोथ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। और वो मैन्युफैक्चरिंग को अगर हब बनाना चाहें तो बनाएं, लेकिन वो सर्विसेज में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए इंडियन आईटी कंपनीज में से कई ऐसी कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू 60% से ज़्यादा यूएस से आता है, तो उनको वहाँ पे लीडरशिप की कैलकुलेशंस करनी ही होती है और उनके लिए कंपलसरी भी हो जाता है। मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। 8% विक्स बताने के लिए सफिशिएंट है कि फियर इन द मार्केट कम हुआ है और रिवॉर्ड इन द मार्केट अब आ रहा है, वो पुल बैक के फॉर्म में आ रहा है। गुरमीत चड्ढा इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल्स के। गुरमीत जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमारे लिए समय निकाला। आपकी इंटेलिजेंस हमारे हमेशा काम आती है। जरा सर आप कैलकुलेट करके बताइए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री है ये इंडियन मार्केट्स के लिए कितना कनेक्ट है, और दूसरा ये यूएस की इकॉनमी के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? डिम्पी जी, हमेशा हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करना। आई थिंक इसके 3 बड़े मायने हैं। पहला जो है वो ग्लोबल है। तो आपने अगर ट्रम्प की विक्ट्री स्पीच सुनी हो तो उन्होंने बोला था कि आई एम द वन हु स्टॉप वॉर्स, आई एम नॉट द वन हु स्टार्ट वॉर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक जो जियोपॉलिटिकल डी एस्केलेशन देखने को मिल सकता है अगले 6 महीने 12 महीने में, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे जो हमारे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो नेबरिंग कंट्रीज में हो रहे हैं। तो आप थोड़ा एक जियोपॉलिटिकल जो एक इशू रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए हैं, वहाँ पे कुछ राहत की उम्मीद जाएगा। वो मार्केट के हिसाब से भी अच्छा है और ओवरऑल जो ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। दूसरा एक जो एक ट्रेड इंडिया में हुआ नियर टर्म वजह से, जो कि बाय चाइना सेल इंडिया ट्रेड था शुरू में, क्योंकि चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस किया था, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा टेपर डाउन हो रहा है कि चाइना ने अभी स्टिमुलस अनाउंस नहीं किया है और शायद बड़ा स्टिमुलस अनाउंस करेंगे, बट ओवर द मीडियम टर्म ये जो ट्रेड था ये टेपर ऑफ होगा। तो जो एक एफआईएस का आउटफ्लो हुआ है इंडिया से, वहां पे कुछ हद तक ब्रेक लगेगी। मैं नहीं बोलता हूँ कि अभी वो रिवर्स हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा, बस कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रिवर्स भी होगा। तो वो लिक्विडिटी के मायने है। और तीसरा मार्केट के मायने के हिसाब से बहुत सारे क्योंकि ट्रम्प की ये ट्राइफेक्टा विक्ट्री है, हाउस, प्रेसिडेंसी, सेनेट, तीनों में जो है रेड स्वीप है, तो आपको बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ट्रम्प बहुत प्रोएक्टिव है और बहुत असर्टिव है कि क्या करना चाहते हैं। तो वापस से एक जो चाइना +1 थीम है जो पहले गर्म थी मार्केट में, वो आपने आज रिएक्शन भी देखा होगा। जैसे ईएमएस पे देखिए स्टॉक्स आप हैं, टेक्सटाइल स्टॉक्स आप देखिए आप हैं। तो ये थोड़ा सा जो चाइना +1 ट्रेड है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट पे, टेक्सटाइल्स में, फार्मा में, ईएमएस में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, ये आपको और देखने को मिलेंगे। और एक मैं फेड का रेट कट का वेट करना चाहूंगा। तो जो हमारे बैंक निफ्टी ने रिवाइवल किया था कल से, आज आप देखेंगे तो बैंक्स में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रिलेटिवली। तो फाइनेंशियल्स पे और मेरी जो है निबिटी निगाह रहेगी। क्योंकि सर आप अर्निंग्स के भी मास्टर्स हैं, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ आपसे अच्छी अर्निंग्स कोई रीड नहीं करता मार्केट्स के अंदर। आप नंबर्स के साथ ही जीते उठते बैठते हैं। तो मेरे को जो अभी तक की अर्निंग्स आई हैं, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कंपनीज़ के नंबर आ चुके हैं। हाँ, निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज़ के इस बार की अर्निंग्स पे आपने रीडिंग क्या किया है और क्या अच्छा और क्या बुरा है, थोड़ा इसके बारे में भी गाइड कीजिए सर।
अर्निंग्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे रिम्पी जी, क्योंकि एक तो एफआई आउटफ्लो था और हमारे अर्निंग्स थोड़े सॉफ्ट आए, तो ये एक कहते हैं डेडली कॉकटेल बन गया, जिसकी वजह से बाजार में भी प्रेशर रहा। हालांकि मैं मानता हूँ कि करेक्शंस अच्छे होते हैं, बाजार में सैनिटी वापस लाते हैं। बहुत पॉकेट्स में वैल्यूएशन अनसस्टेनेबल हो गए थे। स्मॉल कैप इंडेक्स ही 36-37 के पी पे था, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। अगर ईपीएस ग्रोथ सिंगल डिजिट है तो आपका 30-35 का अर्निंग मल्टीपल सस्टेन नहीं करेगा। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। करीबन 50% स्टॉक थे जो 50 के ऊपर के पी पे थे, तो वहाँ हमें कुछ करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ से मुझे लगता है डीपी जी थोड़ा सा माइग्रेशन होगा क्वालिटी में। जो हमने 2 साल थे वो इजी रिटर्न वाले थे, लगभग सब कुछ चला है। यहाँ से क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी रिच है करेक्शन के बाद, जहाँ पे अर्निंग सपोर्ट आएगा वही बाजार आपको रिवॉर्ड करेगा। तो 2-3 पॉकेट्स मुझे लगता है कि जो इफेक्ट हुए थे वो केपेक्स के, जो आप कैपिटल गुड कंपनी से नतीजे देखेंगे तो सॉफ्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत कम हुई है और 6 मंथ से सिर्फ 37% स्पेंडिंग हुई है। यूजुअली उल्टा होता था, गवर्नमेंट 2/3 स्पेंडिंग कर देती थी पहले 6 महीने में। मुझे लगता है वो पिकअप होगी लास्ट H2 में। रूरल मुझे लगता है थोड़ी सी अर्ली साइन है रिकवरी के। अगर आप डापर की कमेंट्री देखें, आप ओवरऑल मैरिको की कमेंट्री देखें, बीच में मारुति ने भी बताया कि रिटेल से रूरल एरिया में इंडिया में बेटर हुए हैं और मॉनसून बहुत अच्छा रहा है, सोइंग अच्छी हुई है। तो मैं रूरल रिकवरी को थोड़ा सा प्ले करूंगा। एमएनएम के जो अक्टूबर के नंबर आए उसमें ट्रैक्टर ग्रोथ बहुत अच्छी आई, हालांकि कल ओवरऑल नतीजे आने हैं, तो थोड़ा रूरल रिकवरी पे ध्यान रहेगा। थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग पिकअप पे मेरा ध्यान रहेगा। कुछ बैंक्स में निगाह है, क्योंकि मुझे लगता है रेट कट साइकिल इंडिया में स्टार्ट होगी 1-2 महीने में। कल फेड शायद और 25 पैसा रेट कट करेगा, तो इन 3 पॉकेट्स पे खास निगाह रहेगी। कुछ पॉकेट्स अर्निंग्स ने डिसअपॉइंट किया है, जैसे ऑटो में किया है, कुछ हद तक जो है एफएमसीजी में किया है। वहां मुझे लगता है कि वीकनेस थोड़ा और परसिस्ट कर सकती है। तो जहां वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है वहां दूर रहें। जहां अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, क्वालिटी बिजनेस है, वहां पे आपको बाजार माइग्रेट करता हुआ दिखेगा। Hey, good afternoon, Mansi this side. Good to have you with us. Coming back to US presidential election outcome, इस outcome और political outcome के confirmation के बाद बाजार को मानो पंख लग गए हैं और खास तौर से अगर आप देखेंगे IT स्पेस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि भारत और US के संबंध को मजबूत करेंगे, ग्लोबल पीस प्रॉस्पेरिटी पर काम करेंगे। यहाँ से सवाल यह है गुरमीत कि अब बिजनेस क्लाइमेट कितना इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी यूएस के साथ भारत के संबंध जो हैं काफ़ी स्ट्रांग हुए थे। इक्विटी मार्केट्स की स्थिति भी काफ़ी मजबूत देखी थी हमने। डेफिनेटली, और आईटी को दो इम्पैक्ट पड़ेगा। एक, बिजनेस क्लाइमेट ठीक होगा क्योंकि ट्रंप ने बात करी है इकोनॉमी को रिवाइव करने की, टैक्सेस कट करने की, और आईटी सेक्टर डायरेक्टली यूएस फंडिंग पे जो है डिपेंड करता है, प्लस डॉलर स्ट्रांग है, तो नियर टर्म टेलविंड रहेगा, तो आईटी के लिए अच्छा है। बट वैल्यूएशन थोड़े से रिच है मानसी जी, आप देखेंगे तो कोई भी लार्ज कैप आईटी स्टॉक आपको 20 के कम से अर्निंग मल्टीपल नहीं मिलेगा। जो अच्छे मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं ऑलरेडी 40-50 के मल्टीपल पे हैं, तो थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट कम है, थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। दूसरा, जैसा मैंने बोला, मुझे चाइना प्लस वन पे बहुत मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखती है। अभी यूएस में एक बायोसिक्योर एक्ट बिल जो है वो पास किया है, वो एक्ट बनने में मुझे लगता है ट्रंप के आने के बाद बनेगा। तो जो आउटसोर्सिंग है, सीडीएमओ हम बोलते हैं, फार्मा आउटसोर्सिंग जो हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिलती है। टेक्सटाइल्स में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा आपको टैरिफ एज अ नेगोशिएशन टूल ट्रंप यूज करेंगे मार्केट ओपन अप करने के लिए। वो नेगोशिएशन टूल ज्यादा होगा और हिंड्रेंस कम होगा, तो उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है आएंगी और उस पर निगाह रखनी चाहिए हमें। और कई इमर्जिंग स्पेसेस है जहाँ इंडिया और यूएस अच्छा टाइप कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा सेंटर्स हैं, एनर्जी रिलेटेड डील्स हैं, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी निगाह रखिए। थोड़ा मेरा एक सलाह ये है कि सब कुछ एकदम से चेंज नहीं हुआ है, करेक्शन के बावजूद वैल्यूएशन जो है अभी भी रिच है, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। और कुछ, एक मैं हमेशा बोलता रहा हूँ पिछले 1 साल से, बॉन्ड मार्केट मुझे बहुत जूसी लग रहा है। मुझे लगता है यूएस में भी बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगी, इंडिया में भी बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगी जैसे जैसे रेट कट्स होंगे, तो 10 ईयर बॉन्ड जो लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स हैं वहां पे भी अच्छा पैसा बनेगा। तो एक बैलेंस एसेट एलोकेशन रखेंगे तो यहाँ से भी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं और कम रिस्क लेके आ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास मौके पर हमसे बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपना रुख और सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक का हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार को अगर देखेंगे, देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का कार्ड चल गया है, लेकिन इससे दुनिया भर के बाजार में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। फ्यूचर्स अगर देखेंगे अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे, भारतीय बाजार बेहद शानदार तेजी के साथ आज सुबह से ही अच्छी मजबूती और मजबूती दिन के दौरान कायम रही है। थोड़ी देर पहले महज 24,470, 480, 24,500 की दहलीज के नजदीक खड़े थे हम। अब उस आंकड़े को पार भी कर लिया हमने और इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 250 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी में अच्छा खासा एक्शन है। निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी और साथ ही आईटी स्पेस को ध्यान में रखिए। और निफ्टी बैंक निफ्टी की तो तेजी है ही, लेकिन मिड कैप भी अच्छा खासा चले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, क्विकली उनसे बाजार पर उनका टेक जान लेते हैं, उनके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं वो जान लेते हैं और एक एक कर मार्केट की तैयारी आपको करवाते हैं। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जुड़े हैं investforedu.com से, हमारे साथ आदित्य अरोड़ा भी जुड़े हैं और साथ ही जतिन गेडिया हमारे साथ शेयर खान से जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आदित्य अग्रवाल से शुरुआत करते हैं। आदित्य, जिस तरह की मजबूती आज बाजार में हम देख रहे हैं, लेवल्स की क्या ही बात करें, जहां देखेंगे वहां हरे निशान के साथ अच्छे खासे एक्शन के साथ कामकाज नजर आ रहा है। क्या किया जाए इस मार्केट में? सेंटिमेंट तो बूस्टअप ही हो रहा है लगातार। बिल्कुल मानसी जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। डिम्पी जी को भी धन्यवाद। मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो चुका था और काफी पैरामीटर्स पे पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे थे। अगर मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम बोलूं या डेली टाइम फ्रेम बोलूं तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली डेफिनेटली बनती थी मार्केट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये शॉर्ट कवरिंग रैली और सस्टेन करने वाला है ऊपर की मार्केट यहाँ से वापस यूटर्न लेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो एक क्वेश्चन था मानसी, वो थोड़ा अब कहीं ना कहीं कम होता लग रहा है मुझे। कल हमने 200 पॉइंट की रैली देखी निफ्टी में, आज वापस 300 पॉइंट की रैली देखी, तो 2 दिन में मार्केट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के बढ़त के साथ तेजी कर रहा है। यहाँ से अगर मुझे एक डिप मिलता है मार्केट में करीब 24,400 के आसपास या 24,350 के आसपास, तो फिर मैं फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए देखूंगा। और उस अगर लेवल्स पे मैं लॉन्ग करता हूं तो मेरे टारगेट्स रहेंगे 24,600 से लेके 24,800। 24,800 मानसी मेरे लिए एक अहम पड़ाव है, जो कि अगर निफ्टी नहीं निकाल पाता है तो मुझे लग रहा है मार्केट वापस थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा और वापस हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखने मिल सकती है। क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने रीसेंट लोज को तोड़ेगा? वो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है वहां पे। 23,800 से 24,000 के बीच में मार्केट शायद वो लेवल्स इन पे इमीडिएटली ना तोड़े, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा मार्केट यहाँ पे, उसके बाद हो सकता है वापस एक नेक्स्ट अप मूव दिखाए। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव और 1 से 2 दिन रहना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि एक अप मूव वापस से यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि आज थोड़ा सॉफ्ट है बैंक निफ्टी। बट अगर हमें थोड़ा 52,150 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो फ्रेश लॉन्ग लेना चाहूंगा 53,000 के टारगेट्स के लिए। दोनों में ही अच्छे खासे एक्शन के साथ कामकाज है। और अगर देखिए 24,800 अब अगला बड़ा पड़ाव है जो कि एक्सपर्ट्स के रेडार पर आता हुआ दिख रहा है। क्यों ना हो, 24,500 के इर्द गिर्द तो इस वक्त हम घूम ही रहे हैं। आइए आप क्लोजिंग ट्रेड्स जान लेते हैं एक एक करके हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से। शुरुआत आदित्य अरोड़ा आपसे करते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स कहां पर है आपकी नजर इस मजबूत बाजार में? देखिए चारों तरफा तेजी है। सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। चारों तरफा तेजी है और ऐसा लग रहा है अच्छे दिन आ गए और डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं अच्छे दिन पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए। और चारों तरफा तेजी है, हर सेक्टर में एक्चुअली बुलिश पैटर्न्स दिख रहे हैं। बट 2 स्टॉक आज के लिए, एक है ABREL, इसको बाय किया जा सकता है 2901 में। 2750 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 3040 से लेके 3070। आदित्य बिरला रियल एस्टेट स्टॉक का नाम है। दूसरा स्टॉक है कैस्ट्रॉल में भी आज अच्छा उछाल देखने को मिला है। यहाँ पे भी एक तेजी का नजरिया है, इसको बाय कर सकते हैं 216.65 में। स्टॉप लॉस रहेगा 205 का और टारगेट रहेगा 227 से लेके 250 का। ओके, आदित्य बिरला फैशन और कैस्ट्रॉल, 2 कॉल्स खरीदारी की आदित्य अरोड़ा की तरफ से। जतिन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए कौन से ट्रेड्स हैं इस वक्त क्लोजिंग पर आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा भी रिसर्च टीम का यही व्यू है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रह सकती है आने वाले दिनों में। तो लॉन्ग साइड की तरफ के 2 ट्रेड्स रहेंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो TCS में होगा।
तो टीसीएस में हमने देखा है कि एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। टेक्निकली एक पुल बैक रैली के लिए रेडी है। हमें लगता है कि डीपली ओवरसोल्ड है, तो हमें लगता है कि एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली इसमें एक्सपेक्ट टारगेट रहेंगे 4270 के। तो टीसीएस एक लॉन्ग ट्रेड होगा। जो दूसरा ट्रेड होगा वो एलएनटी में होगा। तो एलएनटी में हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद 3 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ था, लेकिन आज फिर से उसने अपना अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो चुका है। तो एलएनटी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 3580 का, और ऊपर में टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3800। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप मार्केट्स पे वापस से नज़र डालें तो करीब 250 पॉइंट की बढ़त अभी भी है। थोड़ी देर पहले तक हम 300 पॉइंट तक आ गए थे। इंडिया विक्स 8% तक टूट गया था, अभी 6.5% है। दो चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक इवेंट है जिसको हम क्लोज कर रहे हैं, इस इवेंट की अपनी एक मर्यादा एक चीज़ है। प्रेसिडेंटशिप के जब शपथ ग्रहण होगा वो जनवरी में होगा, लेकिन ठीक उससे पहले ये मैंडेट क्लियर हो गया तो इवेंट क्लियर हुआ। इवेंट एक शॉर्ट कवरिंग करवा के लाया, शॉर्ट कवरिंग एक लेवल तक आपको लेके आया, उसके बाद आपको एफआईएस की रिक्वायरमेंट है ही है। और आप ध्यान रखिएगा, 2 लेवल अभी आपको मेहमान भी काफ़ी हद तक गाइड कर रहे हैं, वो है 24,800 और वह है 52,800। 24,800 और 52,800 दोनों नंबर याद रखिएगा। इन दोनों नंबर्स के ऊपर आने पर आपका एक लेवल का खतरा पूरी तरह से टल जाएगा मार्केट का। जब तक नहीं आते ये पुल बैक शक की निगाह से देखे जाने चाहिए। खैर एनी हाउ, क्योंकि विक्स बहुत तेज़ी से घटा है इसलिए इस तरह का मूवमेंट आना स्वाभाविक है। आज हमारे साथ शो में एक्चुअली में 2 आदित्य हैं, एक तो आदित्य अरोड़ा हैं और दूसरे आदित्य अग्रवाल हैं। तो इसलिए पूरा नाम लेंगे हम ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। और एक आदित्य अरोड़ा ने तो आपको आदित्य से ही जुड़ा हुआ एक शेयर भी बताया है। ज़रा दिखा दीजिएगा आदित्य अरोड़ा की जो ट्रेडिंग कॉल्स है, उसमें आदित्य बिरला की कंपनीज़ के बारे में भी बता रहे थे सब। तो खैर आगे बढ़ते हैं। आदित्य अग्रवाल, अब आपसे है सवाल, आपके ट्रेडिंग कॉल्स प्लीज़। डिम्पी जी, 2 बाय कॉल के साथ जाना चाहूंगा। एक है आईटी सेक्टर से और एक है डिफेंस सेक्टर से। तो मुझे लग रहा है दोनों ही सेक्टर्स में अच्छी बाइंग है और ये मोमेंटम बना रहना चाहिए। तो एचएएल पे बाई रिकमेंडेशन रहेगा मेरा। एक अच्छे खासे गिरावट के बाद स्टॉक अपने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। टारगेट यहाँ पे 4700 का है। स्टॉप लॉस 4250 का लगाना है। सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन आईटी स्पेस में से बिरला सॉफ्ट में से है। डिम्पी जी, हमने देखा है कि मैक्सिमम सारे आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिल रही है। बिरला सॉफ्ट मुझे लग रहा है कैचअप प्ले करेगा यहाँ पे। काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक का। तो करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 640 का यहाँ पे टारगेट लगाना है और 550 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अब बिरला सॉफ्ट हो गया। देखिए आज कोई भी एक्सपर्ट्स आपको ना आईटी के से ज़्यादा दूर नहीं रख पाएगा। आईटी के अंदर आज कोर स्ट्रेंथ है। एक बार जरा निफ्टी आईटी कंपनीज दिखाना। और ये बात सिर्फ आईटी कंपनीज की नहीं है, आईटी की जो सॉर्ट ऑफ एंसेलरीज कंपनी, जैसे मैं केपीआईटी टेक को 100% प्योर आईटी कंपनी नहीं मानता। वो ऑटोज़ में ज़्यादा काम करती है, अपना आईटी सॉल्यूशंस भी हैं उसके, बट वो सॉर्ट ऑफ ऑटोज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। उसके सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, उन सब चीज़ों को क्रिएट करना। आप देखो केपीआईटी टेक बाकायदा 7% ऊपर है। एक शेयर आपको मैं और दिखाता हूँ इसी तरह से, वह डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। ये जो चाइना वाला फैक्टर के साथ कैलकुलेशंस हो रही है ना कि चाइना के ऊपर दिक्कत आ सकती है और इंडिया को उसका बेनिफिट मिल सकता है, बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। आपको पता है ना कि भारत के अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ मोबाइल, वॉशिंग मशीन और एलईडी टीवीज़ बनाती है। भविष्य में हो सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि गूगल पिक्सल का भी ठेका इन्हीं के पास ही है, डिक्सन के पास ही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि ग्लोबल एंगल से सारी जोड़नी चाहिए। 8% डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ऊपर है आज। 15,000 का हमारा टारगेट था कि इस हफ्ते में आ जाना चाहिए, 15,500 दिख रहा है स्क्रीन पर। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट के अंदर कैलकुलेटेड होकर काम करना है। और आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि बैंक वर्सेस आईटी चलता है। जब आईटी जितना तेज़ होगा, बैंक को थोड़ा स्टेप डाउन करना पड़ेगा। आज बैंक चल ही नहीं रहा, सिर्फ 40 पॉइंट की बढ़त रह गई है। कोई बड़ी बात नहीं कि हम जब क्लोज कर रहे हो शो को तो ये लाल निशान में चला जाए बैंक निफ्टी। तो बी अवेयर, टाइमली प्रॉफिट बुक भी करते रहना। इस सुबह भी हमने आपको नोटिस करवाया था। आगे बढ़े, अब जरा शेयर्स पे आ जाते हैं। आज 19 रुपये की बढ़त के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ये इंडिकेट करने के लिए सफिशिएंट है कि शायद अपना वो बॉटम ढूंढ लेगा और थोड़ा पुल बैक भी करेगा। आदित्य अरोड़ा, अगर आपसे मैं पूछूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्या किया जाए तो आप क्या राय देंगे?
बिल्कुल देखिए, रिलायंस अगर देखें तो ऑयल से काफ़ी जुड़ा इसका कारोबार है और क्रूड ऑयल में भी हम बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। और टेक्निकली भी देखें तो 1250 एक इसके लिए अच्छा सपोर्ट साबित हुआ है पहले भी। और आज का अगर डेरिवेटिव डेटा देखें तो पुट राइटिंग भी यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रेजेंट है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का व्यू बिल्कुल बना के चलना चाहिए। 1280 एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे तेजी का व्यू बनाना चाहिए। और ऊपर की साइड शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिल सकता है हमें 1355 से लेके 1400। ठीक है। और अगर आप ऐसे आज को मैं बैंकिंग शेयर्स आपको नोटिस कराऊँ ना, तो आउट ऑफ 12 स्टॉक्स जिसका इंडेक्स बना हुआ है उसमें से 7 शेयर बाकायदा हरे निशान में है, क्योंकि वेटेज वाले शेयर्स नीचे है, जैसे कि HDFC। अगर आप HDFC का चार्ट देखेंगे ना, तो आप देखेंगे दिन भर में इसने लाल निशान को पकड़े रखा, अटेम्प्ट ही नहीं ले रहा। एक्सिस बैंक और एक इंडसन बैंक भी दिखाएगा। इनका जो कंबाइन एफर्ट्स है वो करीब 120 पॉइंट का डेज लो टेस्ट कर रहा है एक्सिस, सेम इंडसन, सेम HDFC। तो इन तीनों के अंदर आज पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ, आया ही नहीं, तेज़ी ही नहीं आई, जिसकी वजह से आज ये थोड़े उखड़े हुए रूठे से दिख रहे हैं। हालांकि इन्होंने काम अपना कल ही कर दिया था, तो ये चल सकता है, इतनी पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं। अब आ जाते हैं कुछ एक और शेयर्स पे जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। और जतिन भाई एक बार ज़रा आप चेक कीजिएगा आज इन लॉन्ग पोजीशंस में से किसको BTST या फिर रखना है। अभी भी गेल के अंदर आज 5.5% तक की तेज़ी आई है। इसका ना फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होगा प्रोड्यूसर सर। तो आज ये अपने रिजल्ट्स के इम्पैक्ट को कैलकुलेट करवा रहा है। जो गैप सुबह मिला, ना एडिशन ना सब्सट्रैक्शन, कुछ नहीं हुआ। प्राइस वॉल्यूम भी उतना ज़ोरदार नहीं है, तो एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग आज में पूरी कर ले सर, नंबर्स का जो इम्पैक्ट होना था। जतिन जी, अगर जो गेल की बात करूं तो डेफिनेटली आज जो गैप अप हुआ है उसमें एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन जो मेरा है कि वो कहीं ना कहीं जो अपना पॉजिटिव प्राइस एक्शन है उसको होल्ड ऑन कर रहा है। उसने अपने हाई से गिव अप नहीं किया है। थोड़ा माइनर प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन मैं उसे ज्यादा एज अ कंसोलिडेशन मानता हूं। हमें लगता है कि ये बाय करके चला जा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। हमें लगता है ये अपसाइड में अभी और भी जगह है टिल द लेवल्स ऑफ 214, जहाँ पे 20 डे का एवरेज का रेजिस्टेंस आता है। तो मेरे को लगता है कि 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए इसको लॉन्ग करके चला जा सकता है। आने वाले दिनों में आई थिंक एक अपसाइड का लेग हमें जरूर देखने मिलेगा। ठीक है, डन सर। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं आज। जब तेज़ी बहुत ज़्यादा है और जब मंदी बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत ही स्पेसिफिक होकर काम करने की ज़रूरत है। तो वही हम करेंगे, स्पेसिफिक स्टॉक्स को पकड़ेंगे, पूछेंगे आपके सामने, बस छोटे से ब्रेक के बाद। एक चीज़ आपके सामने और रखनी थी, उसके लिए मैंने समय लिया। वो था कि आज क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि वीकली एक्सपायरी के दिन प्रीमियम्स को ईट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको 2 ऑप्शंस के ट्रेड दिखाता हूं और आज बैंक निफ्टी का पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। आज आप देखेंगे 52,500 की कॉल और 52,500 की पुट। कॉल और पुट एक ही स्ट्राइक की, जो कि हम 52,500 के इर्द गिर्द हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कॉल की वैल्यू ऑलमोस्ट इरोड कर दी गई, आज पूरी की पूरी वैल्यू घटा दी गई। ये मैं बता दूँ, कल 132 रुपये की थी, आज 1 रुपये की रह गई है, यानी कि 131 रुपये का नुकसान आज में जुड़ा है। और एक कॉल थी और बाजार अभी भी हरे निशान में है। और बताओ, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स तो अभी भी 200 पॉइंट ऊपर है, बट कॉल्स के प्रीमियम को ईट कर गया। पुट वालों ने भी तेज़ी नहीं बनाई। पुट वालों का भी जो लॉस है वो 60% प्रीमियम इरोजन्स का है और करीब 325 रुपये आज में घटे। ये जो पुट आप 204 की देख पा रहे हैं, ये 500 रुपये समथिंग की थी कल तक। तो एक ही टेबल पे बैठे हुए कॉल और एक ही टेबल पे बैठे हुए पुट, दोनों ने पैसा गंवाया। ये जब से वीकली एक्सपायरी शुरू हुई है, ये जो राइटिंग का कॉन्सेप्ट है बहुत एग्रेसिव हो गया है। इसलिए जब तक आप फुल फ्लैश पूरे तरीके से आपको तैयार ना हो और एकदम से रिएक्शन ना आए, उस दिन कम से कम जिस दिन डेरिवेटिव एक्सपायरी हो पर्टिकुलर इंडेक्स की, उस दिन ज़्यादा सतर्कता है। इसलिए मैंने आपके सामने दोनों ट्रेड दिखाया कि एक ही टेबल पे तेज़ी वाला बैठा है, उसी टेबल पे मंदी वाला बैठा है, दोनों पैसे गंवा रहे हैं। और कहने को स्क्रीन पर 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और करीब 70 पॉइंट स्पॉट ऊपर है। और अगर आप वैसे गिनना चाहें तो 52,200 के ऊपर भी हैं, लेकिन पैसा दोनों गंवा रहे हैं।
खैर, इस बीच मेरे साथ अजीत मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको और बताते हैं, फिर मानसी के पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। अजीत सर नमस्ते, जरा बताइए आपने कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड ढूंढा है? नमस्कार डिम्पी। तो देखिए ऑलमोस्ट करीब 11 महीने हो चुके हैं एल&टी को एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करते हुए डिम्पी, और अभी हाल फिलहाल में इसने अपने लोअर बैंड को टेस्ट किया था करीब 3200 के पास, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक ने अब अपने मेजर सारे एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है, और एक मार्जिनल डिप के बाद आज इसने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दिखाई है। तो एंटिसिपेशन ये है कि अभी अपर बैंड के पास, जो कि करीब 3840 के पास है, वहां तक आपको आने वाले टाइम में जाते हुए नजर आएगा। तो इसमें 3700 वाली कॉल जो कि करीब 42 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 31 के स्टॉप लॉस के साथ 64 तक के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया ये ऑप्शन की दमदार रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एल&टी में 3700 की कॉल खरीदने की राय अजीत की तरफ से स्ट्रैटेजी आती हुई दिख रही है। 42 रुपये में कॉल आपको मिल जाएगी। लक्ष्य 64 का अजीत आंक रहे हैं, स्टॉप लॉस आपको 31 का लगाना है। अधिकतम मुनाफा जो है 3300 का होगा अगर इस कॉल को प्रैक्टिस करते हैं, और अधिकतम नुकसान जो है 1650 का यहाँ पर नजर आ सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर चल जाएगा FNO ट्रेडिंग को लेकर। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, और मुनाफा होने पर करीब 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्चा होता है। तो FNO ट्रेडिंग में अपने एडवाइजर्स से सही सलाह लेने के बाद ही एंट्री करें। और चलिए इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत US के बिजनेस रिलेशंस की अगर बात करें, काफ़ी स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2016 में भी जब ट्रंप जीते थे तो भारतीय बाजार की स्ट्रेंथ जो है लगातार मजबूती के साथ बढ़ती हुई दिखी थी। इनफैक्ट तब के लेवल्स को अगर देखेंगे निफ्टी में, इस जीत के ठीक बाद ही हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा था। मिड कैप में हमने देखा अच्छा तेजी तब भी देखने को मिली थी, और बैंकिंग प्लेयर्स में भी अच्छी मजबूती के बीच काम कर। सेक्टर स्पेसिफिक जो है कई सारे न्यूज़ फ्लोज, कई सारे कनेक्टिंग फैक्टर्स है जिसके चलते कामकाज देखने को मिलेगा। जैसे कि भारतीय जेनरिक ड्रग एक्सपोर्ट के लिए टैरिफ में बदलाव संभव है, तो फार्मा पर नजर रहनी चाहिए। चीन पर बड़े टैरिफ से फायदा होगा, तो ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल, टेक्सटाइल, मेटल, ये सारे के सारे स्पेसेस पर नजर होनी चाहिए। और ये सब की जब हम बात कर रहे हैं तो एक फंडामेंटल नजरिया बेहद जरूरी हो जाता है। अमरदेव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ा आपको, लेकिन अब आप जब हमारे साथ हैं, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये ट्रंप की जो जीत है, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के जो आउटकम नजर आ रहे हैं, उसके ठीक बाद ओवरऑल मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रक्चर किस तरह का पैन आउट होता हुआ आप देख रहे हैं, बताएं। देखिए मार्केट्स में टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये क्लैरिटी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे, बिकॉज जैसे रुझान वहां आ रहे थे। हालांकि जो मेन स्ट्रीम एग्जिट पोल्स US की थी, उसमें तो कमला हैरिस को आगे दिखाया जा रहा था, बट ओवरऑल बाकी जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो डिफरेंट चैनल्स हैं कुछ थे, वहाँ ये भी आ रहा था कि ट्रंप इज लीडिंग। और क्योंकि US में ये इलेक्शन बहुत क्लोजली फॉट रहा है, आई वुड से कि इट इज ऑल्सो हिस्टोरिकल इलेक्शन, बिकॉज इसमें पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं, दे आर गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दी इलेक्शंस। बिकॉज अभी तक क्या होता था कि वो उनकी पॉलिटिकल डोनेशंस होती थी, वो बैकग्राउंड में उनकी ज्यादा एक्टिविटीज होती थी, मतलब इन सेंस की पॉलिटिकल फंडिंग पर्सपेक्टिव से। बट यहाँ हम लोगों ने क्या देखा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो एलन मस्क हो, तो मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट पीपल हैव आल्सो कम आउट ओपनली। तो ये दिखाता है कि ये इलेक्शन पे बहुत ज्यादा मतलब होप्स और एस्पिरेशंस है, विच इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर डोनाल्ड ट्रंप आल्सो, बिकॉज बातें करना एक बात है, लेकिन उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना इज नॉट इजी। क्योंकि वो जैसे इलीगल इमिग्रेशन की बात करते हैं, वो जॉब्स फॉर अमेरिकन की बात करते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अमेरिका के लिए भी रहेगा, लेकिन अदर कंट्रीज के लिए कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। बट व्हाट ही इज सेइंग इज कि जो US में लीगली आ रहे हैं, दे आर वेलकम, बट इलीगल इमिग्रेंट्स आर नॉट वेलकम। तो और प्लस क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन मेनी थिंग्स। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल इक्वेशंस है वो चेंज होंगे, ग्लोबल मार्केट्स पे उसका एक इफेक्ट हमें जरूर देखने को मिलेगा। चाइना के लिए शायद वो नेगेटिव हो, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी चाइना इज इन डीप ट्रबल बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी, सो दे विल नॉट वांट टू टेक ऑन डायरेक्टली विद द US।
तो कहीं ना कहीं वहाँ समझौता ये सब होगा, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूएस एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे लिए कुछ एरियाज में डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल इन एरियाज ऑफ डिफेंस, इन आईटी सेक्टर ऑल्सो वील हैव टू सी, बिकॉज कॉस्ट कंपेटिटिवनेस की बात आएगी, वहाँ हम लोग कितना उस पर कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में वी कैन बी वेरी पॉजिटिव फॉर द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो ये सब कुछ एरियाज हैं जहाँ डेफिनेटली सेक्टर्स हैं जहाँ हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, बट ये जरूर है कि वी विल ऑल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली मार्केट्स विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनफोर्सीन statements which could have impact in the market in the short term, but long term में I would say it could be good for the world economy at large. दैट अमर, एक्चुअली इस एंगल को भी वर्कआउट और अंडरस्टैंड करना बेहद ज़रूरी है। अनफोर्सीन कंटिंजेंट सिनेरियोज भी काफ़ी सारे नज़र आ सकते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए भी जाने जाते हैं। बहरहाल इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक भी कहाँ कहाँ एक्शन यहाँ पर इस खबर से, इस अनाउंसमेंट से आता दिखेगा। इसमें और ज़्यादा काफ़ी सारी बातचीत है जिसको जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का, तो उसका रुख करते हैं। मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ जुड़ गए हैं, 3 बज गए हैं और मार्केट का एक्शन इस वक्त कैसा नजर आ रहा है बताने के लिए। गुड आफ्टरनून गौरव, ओवर टू यू। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं सायन डीएलएम के साथ, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे हनीवेल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के साथ करार किया है। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, इसके चलते हुए कहीं पे एयरक्राफ्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी है उसका जो सप्लाई है वो करेगी कंपनी, और इसके चलते हुए सायन डीएलएम में हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं एमजीएल और आईजीएल के बारे में। यहाँ पे अगर हम बात करें कहीं पे सीएनजी व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन का, तो एक शार्प अपटिक हमें देखने को मिला है। ये व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन में हमें 69% का एक अपटिक देखने को मिला मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की भी बात करें तो वहाँ पे 45% का देखने को मिला। इसी के चलते सिटी की तरफ से एक नोट आया था जहां पे उन्होंने कहा है कि कहीं पे जो एरियाज है जहां पे आईजीएल और एमजीएल एक्टिव है वहां पे कहीं पे 60% तक का एक अपटिक हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने को मिला था। और इसी के चलते सिटी का मानना यह है कि कहीं पे 9 to 10% का वॉल्यूम ग्रोथ जो है हमें FY25 में देखने को मिल सकता है, जो मार्केट है उनके सीएनजी व्हीकल्स के लिए, इसके लिए। और इसी के चलते हुए दोनों स्टॉक्स में हमने तेजी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं आरवीएनएल की। यहाँ पे कंपनी जो है वो 2 प्रोजेक्ट्स के लिए एक लोएस्ट बिडर के रूप में हमें देखने को मिली है। सबसे पहले प्रोजेक्ट है 613 करोड़ का, जो कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड की तरफ से है, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है बीएसएनएल की तरफ से, जिसकी वैल्यू जो है वो 5,800 करोड़ 5,008 करोड़ की होने वाली है। इसी के बाद अगर हम बात करें पॉलीकैब की, तो वहाँ पे भी हमें सेम तरह की एक लोएस्ट बिडर के रूप में कंपनी जो है वो देखने को मिली थी। ये भी प्रोजेक्ट जो है वो बीएसएनएल की तरफ से है। वहाँ पे पॉलीकैब को ये जो ऑर्डर वैल्यू है वो 4,100 करोड़ का होने वाला है, और इसी चलते हुए कहीं पे हमने दोनों स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं जेके टायर्स की। अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक वीक प्रदर्शन हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला था। कहीं पर रेवेन्यू में 7% का फॉल देखने को मिला, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ पे 44% का एक फॉल जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो हमें देखने को मिला था। हालांकि कहीं पे एक्सेप्शनल लॉसेस थे कंपनी के पास 10 करोड़ के, बट इसी के बाद हमने देखा कि शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे एक अच्छा ट्रैक्शन हमें आज के दिन में देखने को मिला। आगे भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। गौरव, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो क्लियरली खबरों के दम पर एक्शन भी जहां दिख रहा है उसमें आईटी स्पेस शुमार है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं, और साथ ही टायर ऑटोमोबाइल प्लेयर्स हैं जो कि इन खबरों में यहाँ पर एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नजर जा रही है महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस पर। खबरों के दम पर भी एक्शन है। अक्टूबर में सीएनजी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में करीब 70% की बढ़ोतरी मंथ ऑन मंथ बेसिस हुई है। लेकिन इसके अलावा भी आदित्य अग्रवाल आपसे जानना चाहेंगे, इनफैक्ट एनर्जी कॉस्ट में भी डिक्रीज या कह सकते हैं रिडक्शन नजर आ सकता है, क्योंकि ट्रंप की फॉसिल फ्यूल पॉलिसीज हैं, चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोअर सेंटिमेंट्स नजर आएंगे। इन सब के चलते भारतीय तेल कंपनियां आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और साथ ही गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लाइक आईजीएल, एमजीएल पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या राय होगी? एमजीएल की बात कर लेते हैं। दोनों ही स्टॉक में हमने भारी गिरावट देखी है रीसेंट मार्केट करेक्शन के साथ, और अगर दोनों में से कोई एक स्टॉक मैं देखूं तो आईजीएल में बड़ी गिरावट देखने मिली थी, और ये कि ट्रेंडलाइन सपोर्ट से स्टॉक घूमा है। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है आईजीएल। करंट लेवल्स में नीचे 420 410 का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, और एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें आईजीएल में मुझे लग रहा है डेफिनेटली देखने मिल सकती है। यहाँ पे 450 से 460 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि एक जस्ट शॉर्ट
शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिलेगा हमें आईजीएल एमजीएल में, तो उसमें से आईजीएल के साथ मैं प्ले करना चाहूंगा विद द स्टॉप लॉस एट 410 और टारगेट 460 का रहेगा। अब इसके सामने अगर हम ओएमसीज की बात कर ले, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी की, तो मुझे लग रहा है इसमें अभी भी शायद बॉटम आउट नहीं हुआ है ये सब स्टॉक्स। एक डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने मिल सकती है और इसमें से टॉप बेट रहेगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, क्योंकि मुझे लग रहा है वहां पे एक अच्छा खासा अप मूव देखने मिल सकता है हमें। ऊपर के लेवल्स पे 420 430 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, नीचे 380 का अच्छा सपोर्ट है। तो बिटवीन ओएमसीज आई विल गो फॉर एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और बिटवीन आईजीएल एमजीएल आई विल गो फॉर आईजीएल। और दोनों ही सेक्टर्स में मुझे लग रहा है कि एक सिर्फ शॉर्ट कवरिंग प्ले करना चाहिए, लंबे असर के लिए नहीं बैठे चाहिए सब स्टॉक्स में। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर ये नजर है। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं एक खास इंटरव्यू का। एक्मे सोलर का आईपीओ आज से खुल गया है। आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का कहां इस्तेमाल होगा, कंपनी की विस्तार योजनाएं क्या हैं, इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कंपनी के मैनेजमेंट से खास बातचीत की है। आइए वो बातचीत आपको दिखाएं। एक्मे सोलर होल्डिंग का आईपीओ जो है 2,900 करोड़ का होगा और कंपनी की क्या योजनाएं हैं आगे चलकर और आईपीओ से जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीईओ निखिल ढींगरा और कंपनी के फाउंडर मनोज उपाध्याय। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आज आपने ईटी नाउ स्वदेश को वक्त दिया, हमसे बात कर रहे हैं आप। सबसे पहले निखिल जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, ये 2,900 करोड़ का आईपीओ है, इसमें ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों है, तो जो 2,400 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। जरूर 2,400 करोड़ जो मिलेंगे उनमें से 1,800 करोड़ हमारी सब्सिडरीज हैं, जो हम पावर प्लांट लगाते हैं जिससे हम पावर बेचते हैं 25 साल की, वो सारे हम इंडिविजुअल एसपीवीज में लगाते हैं, विच इज़ आर सब्सिडरीज ऑफ द होल्डिंग कंपनी। क्योंकि एक पर्टिकुलर पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ, तो इनका जो सब्सिडरीज का डेट है वो हम 1,800 करोड़ तक उसको रीपे कर देंगे, जिससे हमें कैश फ्लो इनके सब्सिडरीज का ज़्यादा आने लगेगा, बिकॉज डेट में काफ़ी कैश फ्लो चला जाता है। एक तो वो है, और उसके अलावा 600 करोड़ जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है, जिसमें वर्किंग कैपिटल, जनरल ओवरहेड, कॉर्पोरेट ओवरहेड 600 करोड़ के वो इस्तेमाल किए जाएंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा एज अ फाउंडर ऑफ द कंपनी के तौर पे, आपके पीयर्स के मुकाबले आप ऐसा क्या स्पेशलिटी ऑफर कर रहे हैं निवेशकों को, उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए और इस आईपीओ में निवेश करने से पहले? सबसे पहली चीज है, हम ये बताना चाहेंगे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। हम 2009 से ये काम शुरू किए हैं और 2009 से कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लगा रहे हैं, और लगाने के बाद उसको किसी को और इन्वेस्टर को भी सेल कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आप टाइम से लगा रहे हैं, कॉस्ट में लगा रहे हैं, और जो आप बना रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड है। सो ये पहला चीज, ये हमारा डिफरेंशिएशन रहा है। दूसरा डिफरेंशिएशन हमारे पास ये है कि हम पूरा ये वैल्यू चेन कंपनी के अंदर करते हैं। पहले फॉर एग्जांपल जब हम प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम ग्रिड कनेक्टिविटी, लैंड, ये सब हम इंटरनली करते हैं। पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, फिर हम पूरा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं टाइम से, ये सब इंटरनल करते हैं। और जब प्रोजेक्ट चल जाता है तो हम प्रोजेक्ट को ऑपरेट करते हैं 25 साल तक एफिशिएंटली, जिससे हमारे पास 25 साल तक का कैश फ्लो हमारे कस्टमर से आता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो डिजाइन किया है प्रोजेक्ट वो टाइम से चलता रहे, और जितना आपने रेवेन्यू प्रेडिक्ट किया है उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। इंडिया का शायद सबसे पहला प्रोजेक्ट 2012 में हमने लगाया गुजरात में, वो आज भी उसी रेशियो पे चल रहा है जो उसके लिए बनाया गया था। तो सोलर प्रोजेक्ट में एक बहुत अच्छी बात होती है, जो 12 साल में हमने देखा कि उसकी रिलायबिलिटी ऑफ पावर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। सर, तो क्या इसमें और डाइवर्सिफिकेशन भी आप करेंगे? क्योंकि रिन्यूअल की हम जब बात करते हैं तो सोलर के अंदर जब दिक्कत आती है, जब मॉनसून के अंदर जब नहीं होता है, तो उसको कैसे डाइवर्सिफाई करके आप जो है और रिन्यूएबल से भी बिजली बना पाए? तो सोलर, देखिए, सोलर सारे रिन्यूएबल एनर्जी की एडवांटेज है कि वो फ्री आपको रिसोर्स अवेलेबल से आप कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज है वो जब रिन्यूएबल अवेलेबल होता है तभी होता है। फॉर एग्जांपल जब विंड चलेगी तो विंड पावर जनरेट करेगा, जब सोलर होगा तो सोलर करेगा, बट ह्यूमन को कोई जरूरी नहीं है उसी समय चाहिए। तो जो आप एक्चुअली थर्मल पावर या न्यूक्लियर पावर देते थे कि आपको राउंड द क्लॉक पावर देते थे, तो राउंड द क्लॉक पावर के कॉन्सेप्ट में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहते हैं FDRE, राइट, फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जब आपको पावर चाहिए, जिस फार्म में जितना चाहिए उतना हम आपको पावर दे पाए,
हमारा सोर्स इतना फ्लेक्सिबल हो। तो इस पूरे फ्लेक्सिबिलिटी को, सोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए आपको सोलर लगाना पड़ता है, विंड लगानी पड़ती है और बैटरी लगानी पड़ती है। ये तीनों मिलके आपको 24 घंटे का पावर देते हैं, जो थर्मल या न्यूक्लियर का अल्टरनेटिव होता है। ये अच्छी बात है कि क्लैरिटी मिलने से, विक्स के टूटने से मार्केट्स थोड़ा ऊपर आया, लेकिन मार्केट को एक अटेम्प्ट और करनी चाहिए थी। आज 24,500 पे बार बार आके निफ्टी रुक रहा है, अभी भी ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही, और इसका आज का जो हाई लगा वो लगा 24,537 का, बट बहुत देर तक टिक नहीं पाया, वापस 24,500 के जस्ट नीचे है। यहाँ पे कॉल राइटिंग थोड़ी एग्रेसिव है, एक बार ये पार हो जाएगा तो फिर शायद और तेज़ी आके 24,800 की तरफ भी आपको लेके जाए। जब तक नहीं पार होता, शक की निगाह से देखते रहिएगा। आगे बढ़ जाएं, कुछ और शेयर्स यानी कि BTST के सौदे फटाफट से लेना शुरू करेंगे, जिनमें आज लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी अच्छी बनी है। 3 टेक्निकल एनालिस्ट आपकी हेल्प करने को रहे, आदित्य अरोड़ा, जतिन केडिया और साथ ही आदित्य अग्रवाल, हाँ जो हमारे साथ हैं, उनसे करेंगे बातचीत। आदित्य अग्रवाल, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, 2 शेयर आपसे ही होंगे बैक टू बैक। परसिस्टेंट आप बताइए, BTST करने की ज़रूरत है कि नहीं? सर हमने कल ही आइडेंटिफाई किया था, कल हमने BTST करवाया भी, आज 5-6% ऊपर है, क्या करें सर? बिल्कुल कैरी करना चाहिए डिम्पी जी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक पे, और ऊपर की तरफ ये स्टॉक 5,850 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है और उसके ऊपर 6,000, तो 5,850 6,000 दो लेवल्स के लिए इसको ट्रेड करें, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है अपने को 5650 का। ठीक है, ये चंबल फर्टिलाइजर भी देते हैं अग्रवाल, आप ही चेक कीजिएगा, इसको BTST करने की ज़रूरत है। इसका ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना, बिल्डअप अच्छा है, आज की क्लोजिंग अच्छी करके जा रहा है चंबल फर्टिलाइजर के साथ एक और ऐड कर दूंगा, कोरोमंडल, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, उसमें भी अच्छी बाइंग हो रही है, दोनों एक ही सेक्टर से है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स की अगर मैं पहले बात कर लूँ तो अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक पे, अच्छे वॉल्यूम्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो BTST इस पे बनता है। अगर बिटवीन परसिस्टेंट एंड चंबल मैं एक पिक करना चाहूंगा तो मैं चंबल के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि अप मूव इसमें मुझे बेटर दिख रहा है। 540 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस इसमें 490 का लगा है। और इसके साथ अगर मैं कोरोमंडल ऐड कर दूं तो उसमें भी BTST करके जा सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, और ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पे 1800 का रहेगा, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 1700 का। ठीक है, आदित्य अरोड़ा, आप 2 क्वेश्चन आपसे हैं बैक टू बैक, जरा आप भी बताते जाइएगा। स्टॉप लॉस टारगेट आप साथ में दीजिएगा ताकि उसके हम स्टैंपिंग कर पाएँ, अच्छे से दर्शकों को समझ में आ पाए। एक शेयर है सिंजिन, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना प्रोड्यूसर जी। सिंजिन के अंदर आज बढ़िया बिल्डअप है, ओपन इंटरेस्ट भी ठीक है, BTST करने की ज़रूरत है क्या? जी मैं BTST के लिए तो सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट पोजिशनली अगर व्यू लेना है 1-2 हफ्ते का तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। 905 में बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 865 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 950 के। ठीक है, एक शेयर आप और चेक कीजिए फिर, जस्ट अभी बता रहा हूँ मैं, उसका मैंने देखा अभी 12% का OI था, वहाँ से निकल गया। अच्छा चलो, फिर आप लॉरस लैब चेक करो सर, लॉरस लैब करना चाहिए BTST? जी लॉरस लैब में भी मैं BTST की तो सलाह नहीं दूंगा, स्टॉक थोड़ा सा रेंज में, बट अगर आने वाले दिन में कल परसों में स्टॉक अगर 503 को क्रॉस करता है तब बाय कर सकते हैं। 490 का रखेंगे स्टॉप लॉस, और टारगेट रखेंगे 510 से लेके 520 का। एक पॉइंट और छोटा सा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर मानसी के पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए कई बार ना रेजिस्टेंसेस सामने पड़े रहते हैं, ये मैं अपने बैक एंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये बात आप भी चेक करना चाहें, आपको भी दिख जाएगा। लेवल्स आंखों के सामने तोड़ने में वो मज़ा नहीं है जो गैप के साथ तोड़ने में मज़ा होता है। उसमें क्या है कि ट्रैपिंग अच्छी होती है, लेवल सामने स्क्रीन से नहीं टूटते हैं, कई बार आपने भी देखा होगा। तो टिपिकली इसी को गैप अप गैप डाउन थ्योरी कहते हैं। उसके बाद मार्केट ड्रैग करता हुआ जाता है। मार्केट को विक्स घट गया, आज 7.5% घटा है विक्स, उस लिहाज से आज मार्केट्स बहुत तेज़ नहीं है, मार्केट को तेज़ होना चाहिए था। और ये एक बार गैप करेगा ना तो ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद एक घसीटता यानी कि ड्रैग करता जाएगा मार्केट, और 24,800 मेरे को लग रहा है कल परसों में दिखा भी सकता है। बस कंडीशन ये है कि इन बिटवीन कोई और दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं सारे US के फ्यूचर्स देख पा रहा हूँ, नीचे हम बार बार दिखा रहे हैं आपको, वो सब के सब बढ़त में हैं, और हो सकता है ये बढ़त पे ही आज US मार्केट्स भी रहें, उसका रेसिप्रोकल, उसका इम्पैक्ट, कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट हमको नेक्स्ट डे मार्केट्स पे भी मिले। इसलिए अपने सौदों को ना अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कैरी करके जाना।
मेरे हिसाब से एक राउंड की तेज़ी गैप के साथ और बनेगी, वो देखते हैं कैसे बनती है। बस ये एक पॉइंट था जो मेरे को आपको नोटिस कराना था। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर भी आज आप देखेंगे प्रीमियम ईटिंग लगातार हो रही है, कॉल पुट्स दोनों के प्रीमियम्स को खा के। अब मानसी के पास चलते हैं, उनके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और मेरे को स्क्रीन पे सुदीप शाह भी दिखने लगे हैं। सुदीप भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज। बाजार में जहां तेजी हम देख रहे हैं, एक नज़र फ्यूचर्स पर भी होनी चाहिए क्योंकि लगातार वहां पर भी फ्यूचर्स में अच्छी खासी मजबूती। डाउ फ्यूचर्स करीब 1100 अंकों की मजबूती दिखाते हुए, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी तेजी के साथ और यूरोपीय बाजार की शुरुआत भी कैक डैक्स फुटसी की अच्छी हुई है। सुदीप, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। मार्केट की दमदार तेजी और बस 5 मिनट बचे हैं, क्विकली बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? आफ्टरनून मानसी जी, मुझे लग रहा है कि ये 2-3 स्पेसेस है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एक तो मिड कैप आईटी है, फिर केमिकल्स है। तो मिड कैप आईटी में से मैं चुनना चाहूंगा परसिस्टेंट सिस्टम्स को। एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। और ये पूरी जो रैली थी जहाँ पे आईटी में बीच बीच में करेक्शन आए थे, यहाँ पे कम करेक्शन आया और पहले अटेम्प्ट पे बड़ा रिवर्सल आया है। तो यहाँ पे 5650 के स्टॉप लॉस से 5900 के टारगेट्स के लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स में बीटीएससी करना चाहूंगा। और दूसरा स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर और केमिकल्स के जो स्पेसेस, ये पूरा जो स्पेस है स्पेशलिटी केमिकल्स, ये पूरा केमिकल बास्केट आज यहाँ पे बुलिशनेस नजर आ रही है। और अच्छे अच्छे स्टॉक्स मुझे लग रहा है अब चुन के यहाँ पे हमें बाई करने चाहिए, बिकॉज जो हिसाब से अब ये जो मैंडेट आया है, जो मेरे हिसाब से अब पूरा केमिकल बास्केट अगले कुछ दिन तक चल सकता है। एंड चाइना इम्पैक्ट या चाइना इफेक्ट जैसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दीपक नाइट्रेट को भी 2820 के स्टॉप लॉस के साथ 2900 2920 के टारगेट के लिए बीटीएससी करके जा सकते हैं। अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली केमिकल फर्टिलाइजर शेयर्स में अच्छी मजबूती है। इनफैक्ट कल से ही हम चंबल फर्टिलाइजर को डिस्कस भी कर रहे हैं। दीपक नाइट्राइट में भी देखिए करीब 6% की मजबूती है। इस बीच टाटा केमिकल्स पर भी एक राय दे दीजिए फिर सुदीप। 2.25% की तेजी अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर दिन की शुरुआत में जो तेजी चढ़ी थी, इवेंचुअली पॉजिटिव इम्पैक्ट ही बढ़ता दिखा। सुदीप, टाटा केमिकल्स या टाटा केमिकल्स यदि हम देखें तो एक रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है 1180 और 1090 के बीच में, और बहुत वॉलेटाइल है ये काउंटर। तो यदि हम थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पर देखें वीकली चार्ट पर, तो भी मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट जोन जो है ना, अगर थोड़ा हमें थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर आएगा 1090 के आसपास। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है ये 1250-1300 रुपए की तेजी की तैयारी कर रहा है ये काउंटर। तो थोड़ा चॉपी रहेगा, पर बाय ऑन टिप्स करना चाहिए यहाँ पे, और थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहिए। अग्रवाल, मिड कैप में भी अच्छा खासा एक्शन जहां पर देख रहे हैं हम, उसमें मिड कैप आईटी प्लेयर्स में अच्छी तेजी है। परसिस्टेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के काउंटर को देखें, यहाँ पर भी करीब 7% की मजबूती। कोफोर्ज में करीब 4% की तेजी नजर आ रही है। आदित्य अग्रवाल, आदित्य जी आपके लिए सवाल है ये। जी बिल्कुल मानसी, मुझे लग रहा है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जो तेजी हमें देखने मिली है ये कंटिन्यू करनी चाहिए। इसमें मैं 2-3 नाम और ऐड करना चाहूंगा। LTIM देख ले, LTTS देख ले और बिरला सॉफ्ट देख ले। ये 3 स्टॉक मुझे लग रहा है कि और देख सकते हैं और इसमें तेजी रहनी चाहिए। बिरला सॉफ्ट में हमने रिकमेंडेशन भी दिया शो के स्टार्ट पे। मुझे लग रहा है इस पे अभी भी अगर बाइंग करनी हो तो कर सकते हैं 630 620 620 630 के टारगेट्स के लिए। उसके सामने अगर मैं LTTS की बात कर लूं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा हमें। तो 5600 से 5700 के टारगेट्स आएंगे LTTS में। और अगर मैं LTIM की बात कर लूं तो उसमें भी हमें एक बहुत शार्प अपमूव देखने मिल रहा है। वहां पे भी मुझे लग रहा है कि एक अपमूव के इस अपमूव में 6300 से 6400 के लेवल्स हमें ऊपर में देखने मिल सकते हैं। तो तीनों ही स्टॉक LTTS, LTIM और बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और अगर कोफोर्ज आपके पास ऑलरेडी है तो बने रहे, परसिस्टेंट सिस्टम्स भी बने रहे। अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो ये 3 स्टॉक्स देखिए, बिरला सॉफ्ट, LTIM और LTTS। ठीक है, मार्केट्स क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच मार्केट की क्लोजिंग आज कई लिहाज से काफ़ी बेहतर है। आज हम 24,500 के आसपास, ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग कर रहे हैं। दूसरा, आईटी का बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है, बताने के लिए सफिशेंट है कि ग्लोबल मार्केट्स को डिस्काउंट मार्केट कर रहा है धीरे धीरे। फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स, ये सब अच्छे हैं। ध्यान रखिएगा आगे वाले दिनों में मेटल्स के अंदर अच्छी बढ़त बन सकती है, क्योंकि मेटल्स के अंदर उस राउंड की तेज़ी भी नहीं आई और कई ऐसे शेयर्स हैं जो टिपिकली बड़े ब्रेकआउट्स देने की कगार पर खड़े हुए हैं।
तो मेटल्स मेरी लिस्ट में आगे चल के ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। दूसरा, निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग भी ख़राब नहीं है, भले उसने पॉइंट्स में कम जोड़े हों पॉइंट्स, लेकिन फिर भी 180 पॉइंट्स लास्ट में जाते आते जोड़ के गया और इसके फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 52,500 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन कि मार्केट 53,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। ध्यान रखिएगा 24,800 52,800 आते ही शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला खत्म हो जाएगा। मार्केट को फिर एफआईज की रिक्वायरमेंट होगी फॉर अ लॉन्ग साइड पे। एफआईज अभी सिर्फ 26% के आसपास का लॉन्ग है। एक और चीज़, बड़े शेयरों की रिक्वायरमेंट रहेगी अभी भी सिस्टम में। आज तो आईटी ने किसी तरह से मैनेज किया, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी प्रूव करना भी बाकी है, एचडीएफसी को भी बैक टू बैक चलना बाकी है, एलएनटी, एचयूएल भी पीछे नहीं हटे। ये कम से कम 6 शेयरों का योगदान मार्केट्स के पास बैक टू बैक चाहिए ही चाहिए, रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। दूसरा पॉइंट, डेरिवेटिव एक्सपायरी निपट रही है। आज निफ्टी खत्म हो गया, बैंक निफ्टी, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, तो जो एक्सपायरी का प्रेशर है वो भी मार्केट्स में से एब्सेंट हो जाएगा। फिर मार्केट को नए तरीके से कैलकुलेशंस अपनी बिठानी होंगी और एक इवेंट भी क्लोज होगा। एक चीज़ और भी अभी ओपन है, वो है फेड की बैठक का वर्डिक्ट आना। उसका रिएक्शन हम फ्राइडे को देंगे, वो वर्डिक्ट थर्सडे को आएगा। तो काफ़ी हद तक समझा जा रहा है कि ब्याज दरें काटने की ही बात होंगी, और अगर ऐसा भी आती है कमेंट्री तो ये भी एक गुड साइन हो सकता है फाइनेंशियल और बैंकिंग काउंटर्स के लिए, स्पेशली फॉर द रियल एस्टेट काउंटर ऑल्सो। और ऑटो में भी एक पुल बैक ड्यू है, उसके लिए भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक होइएगा। आज मार्केट की ब्रेथ काफ़ी शानदार थी, 2000 शेयर 500 शेयरों के मुकाबले खड़े हुए दिखे, ये काफ़ी दिनों बाद दिखा है। तो मार्केट ब्रेथ आज काफ़ी शानदार है। और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दे रहा था और उसने फिर से प्रूव किया है, वो है इंडिया विक्स। आज 8% टूटा, कल 3% टूटा, 2 दिन में सिर्फ 10% इंडिया विक्स टूटा है और आपने कई लेवल्स को रिपेयर कर लिया। ये विक्स के घटने और मार्केट के चलने का जो इफेक्ट है, ये आपके सामने मार्केट ने प्रूव करके दिखाया। आदित्य अरोड़ा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जतिन जी आपका शुक्रिया, आदित्य अग्रवाल आपका शुक्रिया, सुदीप भाई आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कल और परसों का सेशन, दोनों सेशंस काफ़ी अच्छे निकलेंगे आप सबके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। मेरे को और मानसी को आप इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम कॉलर शो से जुड़ा हुआ है और साथ ही अगले दिन की तैयारी भी होगी। तो कल का बाजार इस शो का नाम है, आनंद लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।